आपको अपने एनसीटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे जो है कोई किंगडम जो एक तरह से इमर्ज करता है और फाइनली जो है एक तरह से खत्म हो जाता है। जब ये सब हम पढ़ रहे थे तो हम जानते हैं कि उसी समय जो है न्यू आर्ट, क्राफ्ट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है एक तरह से फ्लरिश कर रही थी टाउन्स और विलेजेस में। और ओवर द सेंचुरीज हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो सोशल चेंजेज हो रही थी सोसाइटीज़ में, ये सभी जगह एक जैसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं वो जो है अलग अलग तरीके से इवॉल्व होती हैं। और यही कारण है कि हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो है कैसे और क्यों जो है एक तरह से अलग होती हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो उस समय की सोसाइटीज़ होती थी वो डिवाइडेड होती थी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वर्ना। और ये जो रूल्स होते थे ये प्रिस्क्राइब किए जाते थे ब्राह्मणस के द्वारा। और इसे जो है एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाता था जो भी रूलर्स होते थे लार्ज किंगडम्स के। इन रूल्स में एक प्रॉब्लम क्या थी कि ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी होते थे, क्योंकि जो डिफरेंसेस होती थी हाई लो में, मतलब कि बड़े छोटे में या रिच पुअर, गरीब अमीर में, वो जो है डिफरेंसेस जो है ये काफ़ी बढ़ा देती थी। और यही कारण है कि हमें दिल्ली सुल्तान और मुगल पीरियड में हम देखते हैं कि ये जो हायरार्की थी सोशल क्लासेस के बीच में, ये जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ते रहती है। आज हम इस चैप्टर में इसी तरह से एक अनोखी सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो नॉर्मल सोसाइटी से काफ़ी अलग होती है, और ये है ट्राइबल सोसाइटीज़। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम विशेषकर क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में, फिर हम देखेंगे ये ट्राइबल जो लोग होते थे ये कौन होते थे, फिर हम नोमैड्स के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि क्यों जो है ये इतना ट्रैवल करते थे और इनका ऑक्यूपेशन क्या होता था। फिर हम देखेंगे कि ये जो सोसाइटी चेंज हो रही थी इसमें कौन से नए कास्ट या हायरार्की हमें देखने को मिले। फिर हम एक क्लोजर लुक देंगे गोंद और अहोम ट्राइब पर। और फिर फाइनली हम देखेंगे कि ये जो सोशल चेंजेज हुए थे इससे जो है लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ा। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में। तो हम देखते हैं कि उस समय जो है एक तरह से सोसाइटी जो थी, कुछ अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट में, वो फॉलो नहीं करती थी रूल्स और रिचुअल्स जो कि प्रिस्क्राइब किए जाते थे ब्राह्मणस के द्वारा। और ना ही वो जो है एक तरह से अनइक्वल एक तरह से क्लासेस में एक तरह से डिवाइडेड थी। और इन सोसाइटीज़ को हम बोलते थे ट्राइब्स। और जो मेंबर्स होते थे इच ट्राइब के वो यूनाइटेड थे किनशिप बॉन्ड से, मतलब रिश्तेदारी से। इनमें बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो अपना लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर से मतलब कि एक तरह से पूर्ति करते थे। और इन्हीं में से जो कुछ होते थे वो हंटर और गैदरर होते थे या हर्डर होते थे, मतलब पशुपालक होते थे। इनमें से बहुत सारे जो होते थे वो अपना जो है पूरा एक्टिविटीज़ जो करते थे वो ऐसे करते थे जिससे वो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सके, और वो जहाँ भी रहते थे वहाँ के रिसोर्सेज का बहुत ही एक तरह से यूटिलाइज बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। इनमें से जो है कुछ ट्राइब जो थे वो नोमैडिक थे, मतलब जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एक तरह से घूमते रहते थे। उनमें जो ट्राइबल ग्रुप होता था वो जनरली जो है लैंड और पैस्चर को एक तरह से कंट्रोल करते थे मिलके, और फिर जो है इसे डिवाइड करते थे जितने भी हाउस होल्ड वहाँ रहते थे अपने रूल्स के अनुसार। और इसमें जो है पर्टिकुलर एक तरह से फिक्स नहीं होता था कि ये तुम्हारा ही हो गया हमेशा के लिए, तो एक तरह से वो आपस में डिवाइड करते रहते थे। तो हम देखते हैं कि इस तरह के जो सोसाइटीज़ थे वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में एक तरह से बढ़ते रहते हैं। और ये जनरली रहते कहाँ थे? फॉरेस्ट में, हिल में, डिजर्ट में, और ऐसे जगह पर जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो। और कभी कभी हम देखते हैं कि इनका जो है एक तरह से क्लैश हो जाता था बहुत ही पावरफुल एक तरह से कास्ट बेस्ड सोसाइटीज से। लेकिन इन सब क्लैसेस के बावजूद जो है ट्राइब्स जो है अपना फ्रीडम जो है एक तरह से वो रिटेन करते हैं और अपना जो सेपरेट कल्चर होता है उसे भी एक तरह से प्रिजर्व करने में कामयाब होते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी जो होती थी ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होती थी बहुत सारे अपने डाइवर्स नीड के कारण। और इस रिलेशनशिप जिसमें कन्फ्लिक्ट होता था और एक दूसरे पर डिपेंडेंस था एक तरह से अगर हम बात करें तो ये जो है एक तरह से उन्हें मजबूर की कि उनमें जो है वो अपने में चेंज लाए ताकि एक तरह से वो मतलब सर्वाइव कर पाएँ और मतलब इस सोसाइटी में अच्छे से रह पाएँ। अब हम बात करेंगे कि ये ट्राइबल लोग होते कौन थे। तो पहले के जो हिस्टोरियंस थे या ट्रैवलर्स थे वो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं ट्राइब्स के बारे में। इनमें से कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ट्राइबल पीपुल हम जानते ही हैं कि वो एक तरह से रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे, और वो जो है अपना रिच कस्टम और जो जितने भी ट्रेडिशंस होते थे वो ओरली एक तरह से याद रखते थे और जनरेशन बाय जनरेशन जो है एक तरह से वो ट्रांसफ़र करते रहते थे।
अगर प्रेजेंट डे हम अगर बात करें हिस्टोरियंस का, तो उन्होंने क्या किया है अब एक तरह से कि जो भी ओरल ट्रेडिशन है उसको अब एक तरह से लिखना स्टार्ट कर दिया है, और यही कारण है कि अब हमें ट्राइबल हिस्ट्री जानना थोड़ा सा आसान हो गया है। तो अगर हम ट्राइबल पीपल की बात करें तो ये जो है ऑलमोस्ट एवरी रीजन में सब कॉन्टिनेंट के हमें पाए जाते हैं, और इनका एरिया और इन्फ्लुएंस अगर हम बात करें ट्राइब का, तो ये टाइम टाइम पर एक तरह से वेरी करते रहता है। इन्हीं में से हम कुछ ट्राइब के बारे में बात करेंगे। तो कुछ पावरफुल अगर ट्राइब की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे लार्ज टेरिटरीज को कंट्रोल किया था। इन्हीं में से अगर हम बात करें कुछ का, तो जैसे पंजाब में एक ट्राइब था जिसका नाम था खोखर ट्राइब। ये काफी इन्फ्लुएंशियल था एक तरह से 13th और 14th सेंचुरी में। बाद में जाके यहां पर घक्कर ट्राइब जो है एक तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसका एक चीफ था जिसका नाम था कमाल खान घक्कर। इसको जो है एक तरह से इंपीरियर अकबर ने क्या किया था, एक तरह से नॉवल बनाया था, मतलब मानसबदार बनाया था। तो ये तो था पंजाब का। अब हम थोड़ा बात करते हैं मुल्तान और सिंध में कौन से ट्राइब थे। तो वहां पर थे लंगा ट्राइब एक, और एक थे अर्गुन ट्राइब, जो कि डोमिनेट करते थे इस रीजन में। और इसको फाइनली अगर हम देखें एक तरह से, तो मुगल्स ने एक तरह से खत्म कर दिया था, या फिर हम बोले तो एक तरह से खत्म करने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में कौन था, बलोचीज थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल एक तरह से ट्राइब थे। ये जो ट्राइब थे इनको जो है बहुत सारे छोटे छोटे क्लैन में एक तरह से बांटा गया था, और ये जो है डिफरेंट चीफ के द्वारा एक तरह से कंट्रोल किए जाते थे। ये क्लैन क्या होता है, क्लैन एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज होता है या हाउस होल्ड होते हैं जो क्लेम करते हैं कि उनका जो एंसेस्टर है वो एक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से अगर मतलब ट्राइब थे, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमें मिलेंगे नागाज, अहोम्स और भी बहुत सारे। और अगर हम वेस्टर्न हिमालयस में बात करें तो वहां पर जो हमें मिलेंगे, वहां पर मिलेंगे सेफर ट्राइब जो कि गद्दीज के होते हैं। तो ये तो ट्राइब थे जो काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं। अगर हम कुछ प्रेजेंट डे अगर हम बात करें मतलब ट्राइब की, जो कि बिहार और झारखंड में अगर हम बात करें, तो वहां पर एक चेरो चिफडम है जो कि इमर्ज हुआ था 12th सेंचुरी में। और यहीं पर अगर हम बात करें तो राजा मान सिंह जो कि अकबर का फेमस जनरल था, उसने अटैक किया था और डिफीट कर दिया था चेरोज को 1591 में। और इसमें क्या, इसके बाद क्या किया था उसने, बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ जो बूटी थे उसको जो है लेके वो चला गया था। हालांकि इस पूरे मतलब कि रीजन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें औरंगजेब के समय में, तो मुगल फोर्सेस ने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था चेरो के बहुत सारे फोर्ट्रेस को, और बाद में जो है एक तरह से उसको एक तरह से कम करने की या फिर खत्म करने की कोशिश भी की थी। इन ट्राइब्स के अलावा अगर हम बात करें इस रीजन में, तो यहां पर मुंदाज और आपको संतल भी एक तरह से देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट ट्राइब के रूप में, और ये इन रीजन के अलावा हमें उड़ीसा और बंगाल में भी देखने को मिलते हैं। और भी दूसरे रीजन की बात करें तो महाराष्ट्र, हाईलैंड और कर्नाटका में हमें देखने को मिलेंगे कोलीज, वेराद और भी बहुत सारे। ये जो कोलीज होते हैं ये बहुत सारे एरियाज ऑफ गुजरात में भी हमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम साउथ में जाएं तो बहुत सारे हमें ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेंगे, कोरागाज के, वेतार्स के, मारावार्स के, और भी बहुत सारे हैं हमें साउथ में भी देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में कौन से ट्राइब थे, तो वहां पर हमें भील ट्राइब काफी देखने को मिलेंगे। और लेट 16th सेंचुरी में बहुत सारे जो है वो सेटल्ड हो गए थे, एक तरह से मतलब एग्रीकल्चरिस्ट हो गए थे, मतलब कि एग्रीकल्चर वाला काम करते थे, और कुछ तो जो है उनमें से जमींदार भी बन गए थे। हालांकि इनके अलावा जो और भी भील क्लैंस थे वो जो है रिमेन मतलब एक तरह से रह गए थे हंटर और गैदरर, मतलब कि वो इसी तरह से इधर उधर जाके एक तरह से अपना मतलब कि रोजी वसी करते रहते थे। ठीक है, अगर हम गोंड्स की बात करें तो ये ग्रेट नंबर में एक तरह से पाए जाते थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करेंगे नोमैड्स के बारे में। ये जो नोमैड्स होते थे ये काफी मोबाइल पीपुल होते थे, मतलब कि एक जगह पर एक तरह से स्थिर नहीं रहते थे। ये अक्सर जो है ट्रेवल करते रहते थे लॉन्गर डिस्टेंसेस अपने जानवरों के साथ, और ये जो है अपना जीवन वसन जो करते थे वो मिल्क प्रोडक्ट पकड़ते थे और भी बहुत सारे पेस्टोरल प्रोडक्ट पकड़ते थे। ये क्या करते थे कि जो भी इनको जो है एक तरह से अपने जानवरों से मिलता था, जैसे कि ऊल, घी, इसको जो है एक्सचेंज कर लेते थे एग्रीकल्चरिस्ट से, जो कि इसके बदले में उन्हें देते थे ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें। ये क्या करते थे, इनको जो है इसके अलावा एक्सचेंज के अलावा अगर हम बात करें तो बेचते भी थे और साथ में खरीदते भी थे सामान, जो भी उनको मतलब कि मिलता था एक जगह से जब दूसरी जगह वो जाते थे। इन्हीं में से अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर जो था नोमैड्स में अगर हम बात करें वो था बंजाराज। ये बंजाराज जो होते थे इनके पास कारवान होता था जिसे तंदा बोलते थे,
और हम देखते हैं कि सुल्तान अलुद्दीन खिलजी जो है इनका जो है काफी यूज करता था ताकि ये क्या करे, ग्रेन को ट्रांसपोर्ट कर सके सिटी मार्केट तक। इसके अलावा हम देखते हैं कि जहांगीर भी जो है अपने मतलब कि लिखते हैं कि बंजारा जो है वो कैरी करती थी ग्रेन अपने बैलगाड़ी में एक एरिया से दूसरे एरिया में, और जो है ये टाउन में जाके बेच भी आती थी। इसके अलावा जो है इन बंजाराज का और भी यूज था, जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट करती थी बहुत सारा फूड ग्रेन्स, किसके लिए, मुगल आर्मी के लिए, ताकि उनका मिलिट्री कैंपेन एक तरह से अच्छे से हो सके। और हम समझ सकते हैं कि मुगल आर्मी इतना बड़ा था कि इनको जो है लगभग 1 लाख बैलगाड़ियां से मतलब कि ग्रेन को एक तरह से कैरी करना पड़ता था। तो हम समझ सकते हैं कितना बड़ा होता होगा। बहुत सारे जो पेस्टोरल ट्राइब होते थे वो क्या करते थे कि बहुत सारे जानवरों को एक तरह से पालते थे और उसके बाद जो है उन्हें बेच देते थे बहुत सारे पर्सप्रस पीपुल को, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था। और इन अगर हम बात करें एनिमल्स में, जैसे कैटल, हॉर्सेज होते थे, जो डिफरेंट कास्ट होते थे, अगर हम बात करें बहुत सारे, वो ट्रैवल करते रहते थे विलेज टू विलेज, अब मतलब कि अपने काम के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये बहुत चीज बनाते थे और उसे बेचते थे, जैसे कि रोप्स को, रस्सी, रीड्स जो कि मतलब ईंख होता है। इसके अलावा हम बात करें तो स्ट्रॉ मैटिंग, जिसका यूज करके बास्केट या हैट बनाते हैं। इसके अलावा जो है वो कोर्स सैक्स मतलब कि एक तरह से मोटी बोरियां भी बनाते थे। और कभी कभी हम देखते हैं मेंडिकेंट्स जो कि भिक्षुक होते हैं, वो एक तरह से वांडरिंग मर्चेंट की तरह भी काम करते थे, मतलब इधर उधर घूम के जो है मर्चेंट का काम करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कास्ट होते हैं वो इंटरटेनर का भी काम करते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाउन्स और विलेजेस में जाके अपने लाइवलीहुड के लिए। तो ये तो था, हमने बात किया बंजाराज वगैरह के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सोसाइटी जो चेंज हो रही थी उसमें जो है नए कास्ट और हायरार्की जो है कैसे डेवलप हुए। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी के लोग की जरूरतें बढ़ने लगी और इकोनॉमी बढ़ने लगा, हम देखते हैं कि जो लोग हैं न्यू स्किल के, उनकी अब रिक्वायरमेंट काफी होने लगी। हम देखते हैं कि जो स्मॉलर कास्ट होते थे और जाति जो होती थी स्मॉलर, उसे जाति भी बोलते हैं हम, वो जो है इमर्ज होने लगी वर्नास के अंदर में ही। जैसे कि एग्जांपल ले ले तो न्यू कास्ट जो है अपियर होने लगी ब्राह्मणास के अंदर में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जो ट्राइब और सोशल ग्रुप थी, उन्होंने क्या किया कि अब कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आने का उनको काफी मन करने लगा और उन्हें जो है अब एक तरह से स्टेटस मिलने लगा बहुत सारे जातीज का। हम देखते हैं कि स्पेशलाइज इसमें आर्टिसंस होते हैं, स्मिथ होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं और मैसोन्स होते हैं, जिन्हें जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ सेपरेट जाति। मतलब सबका अलग अलग जाति एक तरह से डिसाइड किया जाता है ब्राह्मणास के द्वारा। और अब हम देखते हैं कि जाति जो है उसे ज्यादा यूज किया जाने लगा सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहले जो वर्नास का यूज करके किया जाता था ऑर्गेनाइज, लेकिन अब क्या यूज हो रहा है, जातीज का। इसी तरह का एक डेलिब्रेशन हमें मिलता है 12th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन से, जो कि हमें मिला हुआ है। वह एक कोंदा उदयूर जो कि तिरुचिपुल्ली अगर हम बात करें तालुका जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, वहां से हमें मिला है, जो कि डिस्क्राइब करता है सभा के बारे में, जहां पर जो है ब्राह्मणास जो है डिस्कस करते थे जातीज के क्या काम होगा। जैसे कि एक डेलिब्रेशन हमें मिला है कि रथकराज जो कि रथ बनाते हैं, चैरियट मेकर जो होते हैं, इनका जो है एक तरह से काम डिसाइड हो रहा है एक तरह से सभाज में। उनका जो है काम क्या डिसाइड हो रहा है कि वो जो है क्या करेंगे, आर्किटेक्चर और बिल्डिंग बनाएंगे एक तरह से, किसका, कोचेज का और चैरियट्स का। इसके अलावा जो है वो गेटवेज बनाएंगे टेम्पल्स के लिए इमेजेस के साथ में। इसके अलावा जो है वो बहुत सारा जो है वुडन इक्विपमेंट बनाएंगे ताकि सैक्रिफाइसेस जो है अच्छे से किया जा सके। इसके अलावा जो है उनका काम मंडप बनाने का भी था और बहुत सारे ज्वेल्स भी बनाने का काम था राजा के लिए। अगर हम क्षत्रियाज की बात करें तो उसमें जो है नया राजपूत क्लैन जो है वो पावरफुल होने लगा 11th और 12th सेंचुरी में। हम देखते हैं कि वो बिलोंग करते थे अलग अलग लिनिएजेस से, लिनिएजेस मतलब वंश से, जैसे कि हुनाज, चंडेलाज, चालुक्याज और भी बहुत सारे। इनमें से जो कुछ थे वो पहले ट्राइब्स थे और बाद में जाके एक तरह से रूलर्स बने थे। इनमें से बहुत सारे जो क्लैन थे उन्हें जो है राजपूत कहा जाने लगा और ये जो है धीरे धीरे एक तरह से रिप्लेस करने लगे पुराने राजाओं को। और स्पेशली अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल एरियाज में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारा जो है डेवलप्ड सोसाइटी अब जो है एक तरह से इमर्ज होने लगा और जो रूलर्स हैं वो अपना वेल्थ यूज करने लगे बहुत सारा पावरफुल स्टेट बनाने में। और हम देखते हैं कि ये जो राइज होने लगा राजपूत क्लैन का बहुत सारे पोजीशन एज अ रूलर के रूप में, ये जो है एग्जाम्पल सेट किया और भी ट्राइबल लोगों को कि फॉलो कीजिए। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि ब्राह्मणास के सपोर्ट से बहुत सारे जो ट्राइब हैं वो कास्ट बेस्ड सिस्टम में आ गए
और इनमें से जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज होती थी वही जो है एक तरह से रूलिंग क्लास को एक तरह से ज्वाइन कर पाती थी, और इनमें जो लार्ज मेजोरिटी एक तरह से बच जाती थी वो जो है लोअर जाति को एक तरह से ज्वाइन करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो डोमिनेंट ट्राइब थी पंजाब की, सिंध की और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, उन्होंने जो है अडॉप्ट किया इस्लाम को बहुत ही जल्दी। उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू किया एक तरह से रिजेक्ट करना कास्ट बेस्ड सिस्टम को, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें जो है अनइक्वल सोशल ऑर्डर है, जो कि हमें ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में देखने को मिलता ही है। और यही कारण है कि ये जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म ये जो है वाइडली एक्सेप्टेड नहीं किया गया बहुत सारे एरियाज में। हम देखते हैं कि ये जो इमर्ज हुआ था बहुत सारा स्टेट्स, ये जो है क्लोजली रिलेटेड है बहुत सारे जो सोशल चेंजेज हुए उन ट्राइबल पीपुल में। और इन्हीं दो और हम इस चैप्टर में जनरली हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट ट्राइब के बारे में, एक तो गोंड्स के बारे में और दूसरा अहोम्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गोंड्स के बारे में। जो गोंद होते थे ये जो है वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे, जिसे गोंदवाना बोलते थे। गोंदवाना मतलब एक ऐसा कंट्री जो कि जहां पर मतलब एक तरह से गोंद रहते हैं, ठीक है। और ये जो है प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, इसमें क्या करते हैं सबसे पहले कि ट्रीज या बुसे जो होती हैं फॉरेस्ट एरिया में, उसे जो है सबसे पहले कट करते हैं या फिर बर्न कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये मतलब कि बर्न करने के बाद जो बच जाता है जमीन, उसी जमीन पर हम एक तरह से क्रॉप को उगाते हैं। और ये जो एसिड होती हैं एक तरह से जब हम जलाते हैं एक तरह से, उसका एसिड जो है एक तरह से बहुत ही अच्छा मतलब कि उस सॉइल को फर्टाइल बना देती है। और जैसे ही इस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, ये लोग जो है शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे फॉरेस्टेड रीजन पर, जहां पर वो जाके फिर से उसको एक तरह से रिमूव करते हैं या जलाते हैं, और फिर जो है उसका एक तरह से उस मतलब की जगह पर एक तरह से खेती करते हैं। तो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये जो लार्ज गोंद ट्राइब थे, ये जो है अपने आप को जो है फर्दर डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे क्लैन में, और प्रत्येक क्लैन का ना अपना एक राजा होता था जिसे राय भी बोलते थे, ठीक है। और इसी समय जो है एक तरह से पावर जो है दिल्ली सुल्तान का हम देख रहे हैं डिक्लाइन हो रहा है, जब इनका एक तरह से बहुत ही ज्यादा एक तरह से इंक्रीज कर रहा है अपना एरिया। तो और बहुत सारे जो है लार्ज गोंड किंगडम थे वो जो है एक तरह से डोमिनेट करने लगते हैं छोटे छोटे गोंद चीफ पर। और अकबरनामा में जो कि हिस्ट्री लिखा गया है अकबर के बारे में, एक तरह से अकबर के राज्य के बारे में एक तरह से हम बात करें तो उसमें जो है मेंशन किया गया है गोंद किंगडम के बारे में, जो कि गढ़ा कटंग का बात करता है, जिसमें जो है एक तरह से 70,000 मतलब 70,000 विलेजेस थे। तो हम समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। ये जो गोंद किंगडम था, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अगर हम बात करें तो ये काफी सेंट्रलाइज था, मतलब कि एक आदमी के हाथ में काफी पावर होते थे। और ये जो किंगडम होता था ये डिवाइड होते थे बहुत सारे गढ़ज में, और प्रत्येक गढ़ में अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल किया जाता था एक गोंद क्लैन के द्वारा। और इसे जो है फर्दर डिवाइड करके वो लोग डिवाइड कर देते थे यूनिट्स में। और अगर हम बात करें बहुत सारे इसमें 84 विलेजेस होते थे जिसे 84 बोलते थे, और इस 84 को जो है फर्दर फिर सब डिवाइड कर देते थे और उसे बोलते थे बड़होत, जो कि मतलब एक तरह से उसमें जो आते थे उसमें 12 विलेज आते थे। तो समझ गए 84 में कितने आएंगे 84, और जो बढ़त में कितने आएंगे 12, ठीक है। तो इस तरह से वो एक तरह से विलेज के मतलब की हिसाब से एक तरह से डिवाइड करते थे। और जो ये इमरजेंस होता है बहुत सारे लार्ज स्टेट का, ये जो है मतलब एक तरह से नेचर जो है चेंज कर देता है गोंड सोसाइटी का। उनका जो बहुत सारा जो सोसाइटी पहले जो बहुत ज्यादा इक्वल होता था, वो जो है अब एक तरह से बहुत सारे अनइक्वल सोशल क्लासेस में बढ़ जाता है। और ब्राह्मणास को हम देखते हैं इसमें एक तरह से उन्हें तो हमेशा फायदा ही होता था, तो वो क्या होते हैं कि एक तरह से लैंड ग्रांट्स को एक तरह से रिसीव करते हैं बहुत सारे गोंद राजा से, और वो जो है बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। जो गोंद चीफ होते हैं अब वो चाहते हैं कि वो जो है अपने आप को रिकॉग्नाइज करे एज ए राजपूत, क्योंकि राजपूत की काफी एक तरह से शान होती थी और काफी वो पॉपुलर थे अपने हर चीज के लिए। यही कारण है कि गोंद चीफ चाहते थे कि अब उन्हें जो है एज अ राजपूत जो है एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए। इसलिए अमनदास जो कि एक गोंद राजा था गढ़ा कटंग का, उसने क्या किया कि एज्यूम कर लिया कि उसका जो टाइटल होगा वो होगा संग्राम शाह। और उसने क्या किया अपने बेटे जो इसका नाम था दलपत, उसका जो है एक तरह से शादी करवाया एक तरह से प्रिंसेस दुर्गावती से, जो कि बेटी थी किसका सालबहान का, जो कि एक चंदेला राजपूत राजा था महोबा का। तो हम देखते हैं कि जो जितने भी मतलब कि ये होते थे, इन्होंने अब सोच लिया था कि ये जो है अपना जो है पूरा खानदानी जो चलाएंगे वो एक तरह से राजपूत में चलाएंगे, और ये जो है रिकॉग्नाइज भी होना चाहते थे एज अ राजपूत रूलर,
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दलपत है, हालांकि जो है जल्दी ही वो मर जाता है, लेकिन जो रानी दुर्गावती होती है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कैपेबल होती है, और वो क्या करती है, स्टार्ट कर देती है रूल करना अपने मतलब कि मतलब जो उसका 5 साल का बेटा था उसके बिहाफ पर, ठीक है, जिसका नाम था वीर नारायण। ठीक है, उसके अंदर में हम देखते हैं कि जो किंगडम है वो बहुत ही ज्यादा और एक्सटेंसिव मतलब फैलने लगता है, तो वो काफी कैपेबल थी। इसके कारण क्या होता है कि राज्य जो धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि 1565 में मुगल फोर्सेज जो है असफ खान के अंदर में वो अटैक कर देता है गरहा कटंग पर, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है वो पुटअप किया जाता है रानी दुर्गावती के द्वारा, और वो जो है फाइनली हार जाती है, लेकिन वो मरना पसंद करती है सरेंडर करने के बजाय। तो इससे पता चलता है कि वो काफी बहादुर और काफी मतलब कि एक तरह से शक्तिशाली भी हम बोल सकते हैं, काफी मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अच्छा माहिर थी वो, मतलब एक तरह से इस मामले में। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो बेटा था वो भी जो है एक तरह से फाइटिंग में एक तरह से मारा जाता है। तो अब अगर हम बात करें गरहा कटंग की, तो ये काफी एक रिच स्टेट था। ये जो है अपना बहुत सारा जो वेल्थ है वो कैसे मतलब एक तरह से अर्न करता था, तो ट्रैप करके बहुत सारे जो है एक तरह से वाइल्ड एलिफेंट्स को एक तरह से ट्रैप करता था और उसको जो है एक तरह से एक्सपोर्ट करता था दूसरे किंगडम में। ये जो है हम देखते हैं कि जब ये मुगल से एक तरह से गोंद जो है एक तरह से डिफीटेड मतलब हार जाते हैं, तो ये जो है जो मुगल्स हैं वो बहुत सारे जो है बूटी जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। ये बूटी किस चीज के थे, प्रीसियस क्वाइन और एलिफेंट्स के। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारे जो ह्यूज बूटी थे उसको एक तरह से कैप्चर कर लेते हैं, और इसके अलावा जो है बहुत सारे पार्ट जो है किंगडम को उसको अनेक्स कर लेते हैं, और जो बाकी जो बच जाता है उसको जो है वो चंद्र शाह को दे देते हैं, जो कि अंकल होता है वीर नारायण के। और हम देखते हैं कि गरहा कटंग का एक तरह से फॉल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गोंद किंगडम जो है वो सरवाइव करता है कुछ समय के लिए। हालांकि जो है अब वो काफी एक तरह से वीक हो जाते हैं, मतलब कि अब वो उतने स्ट्रांग रहते नहीं है, काफी एक तरह से वीकर हो जाते हैं, और वो जो है स्ट्रगल करते हैं बहुत ही ज्यादा। और क्योंकि और किसके सामने स्ट्रगल करते हैं, तो मराठास के सामने या बुंडेलास के सामने, जो कि काफी पावरफुल हो जाते हैं उनके कंपेरेटिवली। अब हम बात करेंगे अहोम्स के बारे में। तो ये जो अहोम्स थे ये माइग्रेट किए थे ब्रह्मपुत्रा वैली को, और कहां से माइग्रेट किए थे, म्यांमार से, और वो भी 13th सेंचुरी में। इन्होंने इसके बाद क्या किया कि एक न्यू स्टेट क्रिएट किया, और जो ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था भुयान्स का मतलब लैंडलॉर्ड्स का जो था उसको जो है एक तरह से सप्रेस कर दिया पूरी तरह से। फिर हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी में क्या किया, इन लोगों ने अनेक्स कर लिया बहुत सारे किंगडम को। जैसे सबसे पहले इन्होंने छुतियास को एक तरह से अनेक्स किया 1523 में। इसके बाद जो है कोच हजो को एक तरह से इन्होंने अनेक्स किया 1581 में, और इसके बाद भी और भी ट्राइब्स को इन्होंने सबजुगेट किया, मतलब एक तरह से अपने अधीन कर लिया। फिर हम देखते हैं कि अहोम्स क्या करते हैं कि बहुत सारा एक लार्ज स्टेट बनाते हैं, और इसके लिए जो है वो फायर आर्म्स का यूज करते हैं, और ये 1530 से ही यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1660s आते आते ये जो है अपना एक हाई क्वालिटी जो है गन पाउडर और कैनोन्स भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमें साफ पता चलता है कि वो लोग काफी एडवांस हो गए थे, और एक तरह से अपना किंगडम बहुत ही तेजी से एक तरह से एक्सपैंड कर रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि अहोम्स जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लम भी एक तरह से फेस करते हैं, जैसे जो है उन पर इन्वेजन्स होते हैं, कहाँ से, साउथ वेस्ट से। हम देखते हैं कि 1662 में एक तरह से मुगल जो है अंडर मीर जुमला एक तरह से अटैक कर देते हैं अहोम किंगडम पर, और उनका बहुत ही एक तरह से अहोम का देखे तो ब्रेव एक तरह से बोले बहुत ही बहादुरी के साथ वो लोग डिफेंस करते हैं, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। और इसके बावजूद हम देखते हैं कि मुगल कंट्रोल जो है बहुत समय तक एक तरह से उन पर नहीं रह पाता है। तो ये तो था कि आखिर जो है अहोम्स एक तरह से धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म कैसे होने लगा। अब हम बात करते हैं कि अहोम स्टेट जो है डिपेंडेंट किस पर थे, तो ये डिपेंडेंट थे पूरी तरह से फोर्स लेबर पर। ये वो लोग होते थे जो काम करते थे स्टेट के लिए, और इन्हें पैक्स बोलते थे। ये यहाँ होता क्या था कि सबसे पहले एक सेंसस होता था पॉपुलेशन का, उसके बाद प्रत्येक विलेज में एक तरह से एक सेट नंबर ऑफ एक तरह से पैक्स को भेजा जाता था रोटेशन के हिसाब से। इसके अलावा जो है जो लोग ज़्यादा हैवी पॉपुलेटेड एरिया में रहते थे उनको जो है शिफ्ट किया जाने लगा लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस में, और इसके कारण हम देखते हैं कि अहोम्स क्लैंस जो हैं वो टूट जाते हैं। और बाय द फर्स्ट हाफ अगर हम देखें 17th सेंचुरी तक एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी सेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब कि काफ़ी कम लोगों के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाता है। अगर हम इनकी आर्मी के बारे में बात करें तो आर्मी में जो जितने भी एडल्ट मेल होते थे वो सारे जो है सर्व करते थे,
और मतलब वार के समय में। और जब वार नहीं होता था तो इनका यूज किया जाता था डैम्स बनाने में, इरिगेशन सिस्टम के लिए और भी बहुत सारे पब्लिक वर्क के लिए। और ये जो हम्स थे इन्होंने एक तरह से न्यू मेथड एक तरह से इजाद कर लिया था राइस कल्टीवेशन का। अगर इनकी सोसाइटी के बारे में बात करें तो इनका सोसाइटी जो था वो बहुत सारे क्लैंस और खेल्स में एक तरह से डिवाइडेड था। और हम देखते हैं कि बहुत ही कम कास्ट होता है आर्टिसंस का, और ये जो आर्टिसंस होते हैं वो दूसरे किंगडम से बुलाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो खेल थे या मतलब क्लैन था वो जो है अक्सर जो है बहुत सारा एक तरह से विलेज को कंट्रोल करते थे। और जो पीजेंट्स होते थे उन्हें जो है लैंड दिया जाता था इन विलेज कम्युनिटी के द्वारा। और ये जो लैंड दिए जाते थे ये मतलब अगर विलेज कम्युनिटी की बात करें तो इतने पावरफुल होते थे कि किंग भी जो है इन लैंड को बिना इनसे पूछे नहीं ले सकते थे। आगे बढ़ते हैं तो अगर अहोम की हम बात करें वर्शिप के बारे में तो ये जो है अपने ट्राइबल गॉड को एक तरह से वर्शिप करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में जो इन्फ्लुएंस था ब्राह्मणास का वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जो टेम्पल्स और ब्राह्मणास जो है उन्हें बहुत सारा लैंड दिया जाता है किंग के द्वारा। इन्हीं किंग में से एक था शिव सिंह, जो कि जिसके मतलब काल में अगर हम बात करें हिंदुइज्म जो है एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने अपना पुराना ट्रेडिशनल बिलीफ को एक तरह से खत्म कर दिया था, नहीं, उसको भी उन लोगों ने इसके साथ जारी रखा। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो अहोम का सोसाइटी था वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था, मतलब आधुनिक था। यहाँ पर जो है पोएट्स और स्कॉलर जो होते थे उन्हें जो है लैंड ग्रांट दिया जाता था, थिएटर को इनकरेज किया जाता था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्ड संस्कृत के होते थे उन्हें जो है ट्रांसलेट किया जाता था लोकल लैंग्वेज में। और भी हिस्टोरिकल वर्क जिन्हें ये लोग बुरंजीज बोलते थे उसे जो है लिखा गया पहले तो अहोम लैंग्वेज के में एक तरह से, और उसके अलावा जो है इन्होंने आसामीज लैंग्वेज में भी इसे लिखा। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की, मतलब जितना भी हम लोगों ने ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा उससे हमें क्या समझ में आया। तो हमने देखा कि बहुत सारा जो है सोशल चेंजेस जो हुआ था सब कॉन्टिनेंट में इस पीरियड में, जिस पीरियड की हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। वर्ना बेस्ड जो सोसाइटी था और ट्राइबल पीपुल जो थे वो जो है कॉन्स्टेंटली जो है एक तरह से इंटरैक्ट करते रहते थे एक दूसरे से, और ये जो इंटरेक्शन था ये दोनों सोसाइटीज को अडेप्ट करने में और चेंज होने में एक तरह से मदद किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने देखा कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, और वो जो है अलग अलग तरीका अपनाते हैं अपना लाइवलीहुड एक तरह से मतलब एक तरह से करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो है मतलब कि ये जो ट्राइबल सोसाइटी से वो मर्ज हो जाते हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटी में, और जो कुछ और बच जाते हैं वो रिजेक्ट करते हैं इस कास्ट बेस्ड सिस्टम को और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को। इनमें से कुछ ट्राइब जो है वो आगे जाके जो है बहुत बड़े बड़े स्टेट बनाते हैं और एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। और इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ ट्राइब जो है वो पॉलिटिकली पावरफुल बन जाते हैं, और इसके कारण जो है वो कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स किंगडम के और अंपायर के, और जिसके कारण जो है कुछ तो एग्जिस्ट भी करते रहते हैं बहुत लंबे समय के लिए और कुछ जो है धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और जाने से पहले हम देखते हैं कि आज हमें एक्स्ट्रा में क्या जानना है। तो हमें आज एक्स्ट्रा में जानना है मंगोल्स के बारे में। तो ये जो मंगोल्स होते थे ये बेस्ट नोन पेस्टोरल और हंटर गैदरर होते थे ट्राइब। तो एक तरह से ये ट्राइब होते थे। अगर हम बात करें तो ये कहां रहते थे, तो ये रहते थे सेंट्रल एशिया में और फॉरेस्टेड एरियाज में। अगर हम बात करें नॉर्थ में तो जाए तो हम देखते हैं कि 1206 आते आते चेंगिस खान ने क्या किया कि मंगोल और तुर्किश जो ट्राइब थे उनको जो है एक तरह से यूनाइट किया और उनको जो है एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनाया। और जब फाइनली उसकी डेथ हुई 1227 में तो हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही लार्ज टेरिटरी का एक तरह से रूलर था। तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड करने में कामयाब होता है, और उसके जो सक्सेसर होते हैं वो जो है एक वास्ट एम्पायर को एक तरह से मतलब हम बात करें तो क्रिएट करते हैं। हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं कि इसमें जो है रसिया, ईस्टर्न यूरोप, फिर चाइना और भी वेस्ट एशिया एक तरह से उसके अंदर में आ जाता है। ये जो मंगोल्स होते थे ये जो है वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इनका, और ये जो होते थे ये सपोर्ट करते थे इथनिक और रिलीजियस ग्रुप को। तो ये तो हमें थोड़ा बहुत मंगोल्स के बारे में जानना था, और इस तरह से हम लोगों ने मंगोल के बारे में जाना। तो इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी पार्ट या कोई भी वर्ड इसमें अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपके कमेंट का जवाब दे दूं। ठीक है, फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूं अगले मतलब कि एक तरह से जो वीडियो में आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।